जय सिया राम साथियों, हनुमान जी IAS क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। आज हम लोग संविधान के इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे कि यदि इस टॉपिक को यदि आपने नहीं पढ़ा तो यकीन मानिए आपने संविधान पढ़ा ही नहीं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साथियों मौलिक अधिकारों की। बड़े ही डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को हम लोग, क्योंकि ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जो यूपीएससी के लिए ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, हर एग्जामों के सिलेबस में मौलिक अधिकार दिया ही दिया है। तो हम लोग आज मूल अधिकारों की बात करेंगे जिन्हें मौलिक अधिकार भी कहा जाता है और बड़े ही डिटेल में कवर करेंगे। आज की क्लास पूरे पहले हम लोग बेस बनाएंगे। आज की क्लास में लगभग चीजें कवर हो जाएंगी। उसके बाद आने वाली क्लासों में हम लोग इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे। लगभग मान के चलिए 4 से 5 घंटे में मूल अधिकारों का पूरा क्लास होने वाला है। लेकिन यकीन मानिए एक बार आपने देख लिया तो फिर आपको दोबारा मूल अधिकारों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। तो हम लोग मूल अधिकारों को आज पढ़ेंगे, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, पेन कॉपी तैयार कर लीजिए और आ जाइए फटाफट क्लास में। ठीक, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। मूल अधिकार जिसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, इसका क्या नाम है भाई? मूल अधिकार। मूल अधिकार जिसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। सबसे पहले मूल अधिकार कहा किसको जाता है? मूल अधिकार उन्हें कहा जाता है साथियों जो जन्म के समय ही हम लोगों को मिल जाते हैं, जैसे बोलने का अधिकार, घूमने टहलने का अधिकार। इसी प्रकार के बहुत सारे मूल अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं। जब संविधान बनने लगा, क्योंकि भाई हमारा देश लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में यह डर था कि कहीं हम लोग वोटिंग करके किसी व्यक्ति को जिता दें तो वह व्यक्ति तनाशाह बन जाए और किसी को बोलने न दे, किसी को घूमने न दे, कहीं आने जाने न दे, तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को संविधान में रखा ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी ऊपर पहुंच जाए, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन न कर पाए। मतलब जो बेसिक चीजें हैं मनुष्य के जीवन में, जो घूमने का, आने जाने का और सारी चीजें हैं, इनको कोई भी व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, इनमें बाधा न पहुंचा पाए। इसीलिए मूल अधिकारों को संविधान में रखा गया। सबसे पहले साथियों 1215 में किंग जॉन नाम के एक ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे। उन्होंने सामंतों और वहां के आम लोगों के दबाव में आकर एक अधिकार पत्र जारी किया। उसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। वो उस अधिकार पत्र का नाम था मैग्ना कार्टा। पहली बार मूल अधिकारों का उल्लेख इसी मैग्ना कार्टा में किया गया, जो कि ब्रिटेन में दिया गया। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो जब भारत का संविधान बनने लगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने मौलिक अधिकारों को संविधान में रखने का परामर्श दिया। हालांकि भीमराव अंबेडकर साहब मौलिक अधिकारों से परिचित पहले से ही थे, लेकिन परामर्श सरदार पटेल जी ने दिया।
यही कारण है कि मूल अधिकारों का जन्मदाता पटेल जी को कहा जाता है, जनक पटेल को कहा जाता है। ये भारतीय संविधान में कुल 7 मूल अधिकार माने गए हैं। आपको पता ही होगा, भारत का जब संविधान बना तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भागों में हमारा संविधान बटा हुआ है। ये जो 395 अनुच्छेद है साथियों, इन्हीं 395 अनुच्छेदों में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। क्योंकि 1 से 4 तक राज्य के बारे में बताया गया है, संघ के बारे में बताया गया है, और 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है, 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। अगर भाग में देखा जाए तो भाग 3 में मूल अधिकारों को दिया गया है। ठीक, अब हम लोग मूल अधिकारों की कहानी को शुरू करते हैं। ठीक, तो ये कुल 7 मूल अधिकार हैं। पहला जो मूल अधिकार है वह समानता का मूल अधिकार है। 12 से शुरू होता है 35 तक। 12, 13 में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। इसी प्रकार 33, 34, 35 में भी कुछ विशेष बातें बताई गई हैं जिनको हम लोग देखेंगे। मुख्य रूप से मूल अधिकार 14 से लेकर 32 तक माने जाते हैं। तो पहला जो है मूल अधिकार, उसका जो नाम है वह समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार ये है साथियों 14 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है। समानता का मतलब हर व्यक्ति को समान माना जाएगा। इसी में साथियों, इसी में, क्योंकि ये सारे मौलिक अधिकार समूह में दिए गए हैं। समूह का मतलब है कि 14 से 18 तक है, तो 14 से 18 तक का मतलब 14, 15, 16, 17, 18 मतलब 5 अनुच्छेदों में समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण के विषय में बताया गया है। वहीं 15 में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सारे अनुच्छेदों को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो बेस तैयार किया जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता के विषय में बताया गया है। वहीं 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है, मतलब छुआछूत नहीं किया जाएगा। और 18 में कहा गया है कि सेना और विद्या से संबंधित पुरस्कार या सम्मान के सिवा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, मतलब उपाधियों का अंत बताया गया है इस अनुच्छेद 18 में, 14 से लेकर 18 तक। ये समानता का अधिकार है, इसमें टोटल समानता की बात की जाएगी। कानून के समक्ष समान, विधि के समक्ष समान। ठीक, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सारे को, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ये 14 से 18 तक की कहानी है। 19 से लेकर दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया है, क्योंकि 18 पे समाप्त हो रहा है तो ये 19 से दिया गया है 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, संघ मनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, वृत्ति व्यापार की स्वतंत्रता, निवास स्थान की स्वतंत्रता,
ये अनुच्छेद 19 में बताया गया है। 20 में बताया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखेंगे हम लोग, अपराध आप करेंगे तो दोष सिद्ध करने के लिए आपको पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप दोष को, मतलब यदि आप अपराधी हैं तो अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए आपको पूरी तरह से मौका दिया जाएगा। 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपका प्राण कोई नहीं ले सकता, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए। 21 में ही प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। 21 बहुत बड़ा है, इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। 22 कहता है कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह अनुच्छेद 22 में दिया गया है। ठीक, ये कहानी है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की, जो कि दूसरा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। इस समूह में है सारे मौलिक अधिकार। 3-3 4-4 पद दिया जा रहा है एक एक में ना। ठीक, इन एक एक को हम लोग डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक, तीसरा है साथियों, तीसरे का जो नाम है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दिया गया है 23 से लेकर 24 तक। दो अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। 23 कहता है मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, बलात् श्रम नहीं करवाया जाएगा, मतलब बेगारी मजदूर नहीं करवाया जाएगा, बिना पैसे का मजदूरी नहीं करवाया जाएगा। मजदूरी करवाया जाएगा तो पैसा दिया जाएगा, तब करवाया जाएगा मजदूरी आपसे। ये कहानी है अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में नियोजन का प्रतिषेध, मतलब 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद 24। उसके बाद चौथा मौलिक अधिकार जो है उसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कब से कहां तक है? तो ये 25 से लेकर 28 तक है, क्योंकि 24 पे खत्म हुआ है, 25 से शुरू होगा। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें 25 कहता है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने, प्रसार करने, आचरण करने की स्वतंत्रता आपको होगी। मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, उस धर्म को आचरण कर सकते हैं, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह कहता है अनुच्छेद 25। इसी का जो 26 है अनुच्छेद, उसमें कहता है धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब आप धार्मिक कार्य बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खूब खर्चिए धर्म के प्रति, धर्म का अपना प्रचार प्रसार कीजिए। तो 25 में दिया गया, इसमें भी मतलब धर्म के प्रति आप खर्चा वर्चा कर सकते हैं। ठीक। 27 कहता है किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना करने के बारे में स्वतंत्रता। ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। उसके बाद जो है
पांचवा जो मौलिक अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये दिया है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दिया गया है। 29 कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की जाएगी। 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उन पर अल्पसंख्यक वर्गों का प्रशासन करने का अधिकार, ये कहता है अनुच्छेद 30। छठवां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। छठवां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, ये अनुच्छेद 31 में दिया था। इस संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संशोधन करके हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। मतलब है अब भी यह संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब मूल अधिकारों में नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक ही है और चला गया है 300 क में, अनुच्छेद 300 क में, क्योंकि 395 अनुच्छेद है तो 300 क में चला गया। 300 नंबर का अनुच्छेद तो पहले से ही था, तो उसके लिए क बना दिया गया 300 क और इसको 300 क में डाल दिया गया। अब यह मूल अधिकार न रह के कानूनी अधिकार मात्र है। ठीक, संपत्ति का अधिकार इसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया। सातवां जो मूल अधिकार है उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे आने वाले क्लासों में। ठीक, तो ये कुल 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, लेकिन संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया। अब 6 ही मूल अधिकार संविधान में बचे हुए हैं। इन्हीं 6 अधिकारों को हम लोग बड़े ही डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, अब मूल अधिकारों की विशेषता क्या होती है उसको हम लोग थोड़ा सा देख ले रहे हैं। ठीक, तो इसको हम लोग मिटा दें, यहां मैं मिटा दे रहा हूं, उसके बाद यहां से कहानी शुरू कर दे रहा हूं। ठीक, यहां से मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं। क्या है विशेषता इनकी भाई? तो जो पहली विशेषता है इनका विभाजन है। मूल अधिकार जितने भी मूल अधिकार हैं, सारे मूल अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को तो सारे मूल अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं। 2 भागों में मूल अधिकार मतलब बटा हुआ है, कुछ नागरिकों को प्राप्त है तो कुछ विदेशियों को भी प्राप्त है भाई ना। तो पहले यहां देख लीजिए, नागरिकों को जो प्राप्त है मूल अधिकार, उसमें है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन? 15, 16, 19,
और 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, वही विदेशियों को साथियों, विदेशियों को भी कुछ प्राप्त है, कुछ मूल अधिकार, विदेशियों को भी कुछ मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 14 20 हो गया, 20 से लेकर 28 तक, मतलब 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 14 उसके बाद नहीं, 20 से लेकर 28 तक किनको प्राप्त है? विदेशियों को प्राप्त है। ठीक, लेकिन भारतीय नागरिकों को ये जो लिखा गया कि 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त हैं, तो यही 5 भारतीय नागरिकों को नहीं प्राप्त है, नागरिकों को तो सारे प्राप्त हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि विदेशियों को सिर्फ ये प्राप्त है, बाकी भारतीय नागरिकों को तो सभी प्राप्त है। एकदम क्लियर हो जाइए, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक, तो भारतीयों को तो सभी प्राप्त है, लेकिन विदेशियों को कहिए कि यही 14 से लेकर 20, 28 तक प्राप्त है, और ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ऊपर वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये इसका सही अर्थ हुआ। पहली विशेषता इसकी है। दूसरी इसकी विशेषता जो है, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है लेकिन वाद्य योग्य है। तो मैं इसको थोड़ा शार्ट में लिखूंगा, असीमित नहीं लेकिन वाद्य योग्य। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है लेकिन वाद्य योग्य है। इसका मतलब क्या है? मतलब ऐसा नहीं है मौलिक अधिकार कि जो आपको मिले हुए हैं, बोलने का अधिकार आपको मिला हुआ है तो आप कुछ भी बोलिए, कोई नहीं रोकेगा। असीमित नहीं है कि आपको बोलने का अधिकार मिला हुआ है तो आप कह दें कि मुझे प्रधानमंत्री को गोली मारना है, मुख्यमंत्री को गोली मारना है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। इन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया है जिनको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन वाद्य योग्य है। वाद्य योग्य का मतलब कि ये यदि आपको नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय इनको आपको दिलवाएगा, तो ये वाद्य योग्य है। तीसरी विशेषता इसकी जो है मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकार जो हैं ये राज्य के अधिकार को सीमित करते हैं लेकिन व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाएं देते हैं। राज्य के अधिकार को सीमित करते हैं, राज्य के अधिकार को सीमित करते हैं लेकिन व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ठीक, चौथी विशेषता जो है मूल अधिकारों की, इनके उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट यदि उल्लंघन मौलिक अधिकारों का किया जा रहा है तो उस कानून को निरस्त करेगी। अभी यहां सिर्फ इतना ही सुनते चलिए, बाकी साथियों जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब सारी चीजों को एकदम स्पष्ट करता चलूंगा मैं। ठीक, तो इनके उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है अनुच्छेद 32 के द्वारा, संवैधानिक उपचारों के द्वारा, और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट जाया जा सकता है। ये चौथी विशेषता है इनकी। पांचवी विशेषता क्या है? ये अस्थाई नहीं होते। ये क्या है? अस्थाई नहीं है। ये अस्थाई नहीं है। इनमें संसद कटौती कर सकती है लेकिन संशोधन अधिनियम द्वारा, न कि साधारण विधेयक द्वारा।
और वह भी बिना मूल ढांचा को प्रभावित किए। अब ये मूल ढांचा क्या है? तो मूल ढांचा 1973 में आप लोगों ने पढ़ा होगा केशवानंद भारती मामले को। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी उस समय, और इंदिरा गांधी अपने अनुसार संविधान को लगातार संशोधित करती जा रही थी। तो एक मामला था केशवानंद भारती मामला। केशवानंद जो कि एक महंत थे केरल के, सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि आप संशोधन करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान का एक मूल ढांचा है, इस पर आंच नहीं आना चाहिए। मूल ढांचे का मतलब यह है, मान लीजिए आपके दादाजी ने एक घर बनवाया है और दादाजी आपके घर बनवा के मृत्यु हो गए, मर गए। उसके बाद आपने उस घर को तुड़वाना शुरू किया, दरवाजा बदल दिया, पर्दे बदल दिए, लाइन की वायरिंग नवा करवा दी। उसके बाद आप दीवारों को गिरवाना शुरू कर दिए। तो आपके पिताजी ने आपको रोक दिया कि रुक जाओ बेटा। तो आपने पूछा क्यों पिताजी रुक जाऊं? तो पिताजी ने कहा बेटा, दादाजी ने ये जो घर बनवाया हुआ है ये हमारे दादाजी की एक निशानी है, इसमें तुम सब कुछ बदल डालो लेकिन इसका नींव मत बदलो। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसका नींव है, जो पत्थर पे बना हुआ ये घर है, उसको मत गिराओ। वो जो जिस नींव पे खड़ा हुआ है यह घर, जो पत्थर का घर नींव बना हुआ है, उसको मत तोड़ो, मत दीवार को तोड़ो। तो बेटा बोला कि पिताजी आप बता दीजिए कि कौन कौन सी चीजें मैं ना तोड़ूं, कौन कौन सी चीजें आप मूल ढांचा मान रहे हैं। तो पिताजी कहते हैं फिलहाल तुम सुन लो, ये दीवार मत तोड़ो और नीचे वाला पत्थर उत्थर मत निकालो, यही मूल ढांचा है। बाकी तुम बनाते चलो, मॉडिफाई करते चलो, बीच बीच में मैं बताता चलूंगा क्या क्या नहीं तोड़ना है, क्या क्या मूल ढांचा है। यही कहानी साथियों इस केशवानंद भारती मामले में हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आप संविधान को बढ़िया बदलते चले जाइए, संशोधित करते चले जाइए, लेकिन संविधान का कुछ मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे को मत बदलिएगा। अब मूल ढांचा क्या क्या है तो मैं बीच बीच में बताता चलूंगा, मतलब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और बताया भी कि जैसे विधि का शासन, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ये सब चीजें मूल ढांचा है, इनको आप मत बदलिएगा, बाकी चीजें आप संशोधन करती चलिए। ये है मूल ढांचा की कहानी। बाकी केशवानंद भारती मामले को हम लोग आने वाले समय में डिटेल में भी जानेंगे। ठीक, ये इसकी विशेषता है। छठी विशेषता क्या है भाई? तो यह साथियों राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसका निलंबन कर दिया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है तो अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। 20-21 को कौन? 20 में क्या दिया है? तो 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में दिया गया है, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आप आपातकाल लगाए हैं तो किसी का प्राण थोड़ी ना लेंगे, इसलिए आप ये दो मौलिक अधिकार हमेशा आपको मिले रहेंगे, चाहे आपातकाल लगे चाहे कुछ लगे। अनुच्छेद 19 जो है, जिसमें कि वाक्य अभिव्यक्ति, व्यापार की बात की गई है, संचरण सम्मेलन की बात की गई है। अनुच्छेद 19 के जो अधिकार मिले, 6 अधिकार मिले हुए हैं, उनका निलंबन बाहरी आक्रमण या युद्ध के समय किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं किया जाएगा। यह बात भी मूल अधिकारों की विशेषता में कही जाती है।
पूरी क्लास लेना साथियों, सब चीजों को मैं रिलेट करता चलूंगा जब आप पूरी क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक, अब सातवीं विशेषता जो इसकी है मूल अधिकारों की, वह अनुच्छेदों से संबंधित है। अनुच्छेद 33 कहता है, अनुच्छेद 33 में दिया गया है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और गुप्तचर संस्थाएं मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसकी विशेषता जो 8वीं बात है वह भी अनुच्छेद 34 से संबंधित है। इसमें सैन्य शासन के बारे में बताया गया है। यदि जहां सेना का शासन है वहां भी मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसे अस्पा कानून कहा जाता है। शर्मिला के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में या फिर पेपरों में। जहां तक मुझे याद है शर्मिला टैगोर का, आज से लगभग 10 साल पहले जहां तक मुझे याद है पेपर में डेली इनका देता था, काफी प्रचलित हुई थी। इस कानून के विरोध में इन्होंने बहुत प्रदर्शन किया था, हड़तालें की थी। ठीक, ये अनुच्छेद 34 है। 35 में कहा गया है, 35 कहता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित नियम कानून संसद बनाएगी देश की, मतलब विधानमंडल नहीं छेड़छाड़ करेगा। विधानमंडल को अधिकार यहां पे नहीं दिया गया है, यह बताया गया है अनुच्छेद 35 में। ये संविधान की, ये मूल अधिकारों की विशेषता है। मूल अधिकारों का महत्व क्या होता है, इन सब सारी चीजों को भी हम लोग देखेंगे। मूल अधिकारों के महत्व में माना जाता है, अब इस मूल अधिकारों के महत्व को मैं यहां लिख दे रहा हूं। मूल अधिकारों के महत्व को चलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। महत्व, मूल अधिकारों का महत्व। मूल अधिकारों के महत्व के विषय में कहा जाता है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं, स्थापित करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं, स्थापित करते हैं। पहला महत्व है मूल अधिकारों का, ये साथियों व्यक्ति के भौतिक नैतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न कराते हैं। दूसरी विशेषता, दूसरा महत्व क्या है, ये व्यक्ति के भौतिक और नैतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करवाते हैं। ये व्यक्तिक स्वतंत्रता के भी रक्षक हैं। ये व्यक्तिक स्वतंत्रता के भी रक्षक हैं, आपकी स्वतंत्रता के रक्षक हैं। ये देश के धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखते हैं। देश के धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखते हैं मूल अधिकार। ये साथियों विधि के शासन को स्थापित करते हैं। विधि के शासन को स्थापित करते हैं। विधि के शासन को स्थापित करते हैं मूल अधिकार। ठीक, ये अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। ये अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। ये सरकार की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं। सरकार की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं। सरकार की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं, मतलब सरकार पर थोड़ा अंकुश लगाते हैं। ये सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला भी रखते हैं। सामाजिक
सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। ठीक, इतनी कहानी इनके महत्व की है। इनका महत्व, इन्हीं सब कारणों से मूल अधिकारों का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। मूल अधिकारों की कुछ आलोचना भी की जाती है। कुछ विद्वान कहते हैं इसकी व्यापक सीमाएं हैं। ये किसी प्रकार का सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं देते। अस्थायित्व का अभाव है इनमें, स्पष्टता का अभाव है। स्पष्ट नहीं है, कभी न्यायालय अपने ढंग से परिभाषित करता है तो कभी सरकार अपने ढंग से परिभाषित करती है। आपातकाल के दौरान ही इनका स्थगन हो जाता है, इनको निलंबित कर दिया जाता है। यह भी इसकी मूल अधिकारों की आलोचना होती है कि भाई मूल अधिकार तो मिला हुआ है इतना बढ़िया, लेकिन आपातकाल के दौरान सरकार राज्य इनको निरस्त कर देती है। ठीक, तो यहां पे जाके साथियों एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, एक बेसिक नॉलेज मूल अधिकारों का आप लोगों को यहां पे मिल गया होगा। अगली क्लास में हम लोग समानता के अधिकार को देखेंगे, साथ ही साथ अनुच्छेद 12 और 13 को भी देखेंगे, और तब जाके कहानी हम लोग डिटेल में प्रारंभ करेंगे और वहां से हम लोग धीरे धीरे संवैधानिक उपचारों तक पहुंचेंगे। अगली क्लास में साथियों हम लोग अनुच्छेद 12 और 13 को लेते हुए समानता के अधिकार को देखेंगे, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, और आने वाले क्लासों में हम लोग संवैधानिक उपचारों तक यानी कि अनुच्छेद 32 तक देखेंगे। तब जाके हमारी क्लास समाप्त होगी मूल अधिकारों की। ठीक, तो यहां पे मैं क्लास को आज समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छा लगा होगा साथियों। तो यदि अच्छा लगता हो तो हनुमान जी IAS क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर साथियों करते चलिए। ठीक, तो जय राम, जय सिया राम, बाय बाय।